कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फोटोनिक्स को और करें अपने DGT-NPGT फिजिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के जो क्वेश्चंस बनते हैं। तो पीछे अभी तक हमने फ्रिक्शन को लेके बात कर ली है, जो काइनेमेटिक्स थी उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन जो है सोल्व कर लिए। बेसिक जो हमारे कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन होती है उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन जो थे वो हमने देख लिए। अब इंटीग्रेशन का यूज करके कैसे इन क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के अंदर में इनका बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें यूज आना चाहिए। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस की मैं बात करूं तो मान लेते हैं कि कोई मेरे पास में एक रोड है और खुद आप इसका एक आंसर देने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। जैसे एक रोड है और इस रोड के ऊपर में हमने जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, और जनरली आपको पता भी है कि जब भी हम एक लाइन के ऊपर में या किसी रोड के ऊपर में डालते हैं तो हमें लाइन चार्ज जो होती है वो डिफाइन करनी होती है। तो मैंने कहा कि लैम्डा कूलम पर मीटर यहाँ पर चार्ज डेंसिटी इसके अंदर में दी गई है। ठीक है, और जो पूरा का पूरा लेंथ है इसका रोड का वो आपको प्रोवाइडेड है। ये लेंथ है वो आपके पास में एल है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो पूछा गया उसको ध्यान से सुनेंगे। एक पॉइंट है यहाँ पर जो कि ए दूरी पर है, यहां से जो उसका एक एंड है वहां से ए दूरी पर है, और एक चार्ज यहां पे प्लेस कर दिया गया है क्यू। तो पूछा गया है कि जो फोर्स है इस चार्ज के ऊपर में कितनी लगा रहा होगा ये रोड। समझे बात? देखो, जो यहां पर एक रोड दी गई है उसके कारण में इस पर्टिकुलर चार्ज क्यू के ऊपर में क्या फोर्स लग रहा है ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है। चलिए अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। जो आपकी बेसिक एक सोच है उसी के साथ में मैं सोल्व करूंगा। तो जो नॉर्मल आप लोगों की सोच बनी हुई है वो ये है। ठीक है भाई, टोटल चार्ज मेरे पास में इस रोड का, क्योंकि लैम्डा कूलम पर मीटर दे रखा है तो एल लेंथ है, तो मैं टोटल चार्ज बोल दूंगा ये है हमारे पास में लैम्डा इंटू में एल। ठीक है, और जो दूसरा चार्ज है ये मान लेते हैं Q1 हो गया। दूसरा चार्ज Q2 की वैल्यू जो आप लोगों को दी गई है वो Q दी गई, सिंपली आपने Q उसको मान लिया क्योंकि दूसरा चार्ज आपने उठाया था। ठीक है, और दूरी कितनी है जो कि हम R से डिफाइन करते हैं, तो वो आपने दिया कि भाई ठीक है इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ चार्ज होगा यहाँ पर जो कि L/2 दूरी पर होगा यहाँ से। तो टोटल आप बोल देंगे L/2 प्लस में A। ये जो जर्नल आपकी अप्रोच होती है मैं उसी के ऊपर में काम कर रहा हूँ। और ये सारा कुछ करने के बाद में आपने क्या किया, इसका आंसर निकाला कि जी फोर्स है वो यहाँ पर रहेगी K जो उसका कांस्टेंट है। वेरी गुड। पहला चार्ज लैम्डा एल वो आपने रख दिया, सेकंड चार्ज Q डिवाइडेड बाई A प्लस L/2, और इसका पूरा क्या कर देंगे आप, होल स्क्वायर कर देंगे। और ये का ये ऑप्शन जो है आपको आपकी जो पेपर था उसके अंदर वो मिलेगा, पक्का मिलेगा ये आंसर। लेकिन ये जो तरीका आपने अपनाया ना भाई मेरे, वो बिल्कुल गलत है। इस तरीके को कभी भी यूज मत करना, क्योंकि हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो पहली चीज तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के, यानी कि नॉन लीनियर बिहेवियर वो शो करेगा। यानी आप डिस्टेंसेस के साथ में अगर इस पॉइंट पे मैं देखूं, इस पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट से मैं देखूं, तो चार्ज जो है वो हर पॉइंट के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट है, कोई भी लीनियर वेरिएशन नहीं देता है, वो नॉन लीनियर वेरिएशन वहां पर प्रोवाइड करते हैं। तो सेंटर ऑफ चार्ज नाम का कोई भी चीज नहीं होता है। जो आपने एक अप्रोच लगाई ना कि यहां पे हमने चार्ज को मान लिया उसके सेंटर के ऊपर में, और मैं उसकी कैलकुलेशन करके यहां की फोर्स को कैलकुलेट कर लूंगा। सोच आपकी बहुत अच्छी थी क्योंकि आपने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा था, जो आपने रोटेशनल मोशन वगैरह के अंदर में पढ़ी थी ये कहानी। लेकिन भाई जब हम चार्जेस की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई भी चीज नहीं होती। इस पॉइंट को आप नोट कर ले, ठीक है? आगे कभी भी इस पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसकी सही अप्रोच क्या होनी चाहिए? सही अप्रोच एक साइंटिफिक तरीके से आपको जो सोचना चाहिए, एक फिजिस्ट की तरह आपको जो सोचना चाहिए, वो ये सोचना चाहिए कि भाई अब हमें छोटे छोटे टुकड़ों में इस रोड को तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। ये तो कंफर्म हो गया है। यानी कि इस पॉइंट पर अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट ए, तो छोटा सा एक डीएल लेंथ का एक पार्ट हम इसके अंदर में मान लेंगे। छोटा सा एक पार्टीशन हमने मान लिया, छोटी सी जो लेंथ थी वो हमने कंसीडर कर दी कि यहां पर चार्ज है डीएल छोटा सा, और यहां पर जो चार्ज की वैल्यू हमने डिफाइन करी वो चार्ज की वैल्यू हमने दे दी डी क्यू, बहुत छोटा चार्ज। बाद में हम क्या करेंगे, छोटे 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 चार्जेस को हम जोड़ देंगे, यानी कि वहां पर हमने इंटीग्रेशन का यूज करना आना चाहिए। तो आपके दिमाग में एक चीज तो बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए कि जब भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस को लेके कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देन यू हैव टू यूज द इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, इंटीग्रेशन का आपको यूज करना आना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं,
किसी भी एक दूरी पर जाकर लेट अस सपोज कि हम इस पॉइंट से जो आपने चार्ज लिया है वहां से x दूरी पर जाकर हम एक dl लेंथ का छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, ठीक है। ये x लेंथ का हमने जो है छोटा सा हिस्सा ले लिया, तो टोटल चार्ज अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करूं तो कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा dq बहुत छोटा सा चार्ज होगा, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू में dl। इतना समझ आया? या फिर dl बोल लो या फिर इसको dx बोल दो, जो भी आपको इजी लगे, क्योंकि मैंने x माना है तो चलो इसको भी x से ही मैं डिनोट कर देता हूँ। dx छोटी सी डिस्टेंस ली है मैंने, छोटा सा एक उसका लेंथ लिया है, और x दूरी पर जाकर लिया है मैंने इस चार्ज से। हर क्वेश्चन में आपको यही आना चाहिए। अगर ये स्टेप आपको इजी समझ आते चले जाएंगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा सारी चीजें करना। अब आप इजिली फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स जो आएगी ना इस पॉइंट पर, इस छोटे से चार्ज के कारण में जो फोर्स है वो निकल कर आएगी इस पॉइंट पर। तो इस फोर्स को निकालने का तरीका सेम हो रहेगा, k इंटू में q इंटू में लैम्डा इंटू में dx। ये लैम्डा dx क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि लैम्डा जो होती है वो चार्ज डेंसिटी है, यानी कि हर मीटर पर इतना चार्ज जो है वो रहेगा। जैसे आपको बोला गया कि भाई 1 किलो जो सेब है उसका क्या रेट है, तो वो बोलेगा भाई 40 रुपए किलो है मान लो, तो आपको 2 किलो खरीदना, आप क्या करोगे 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 80 आपके पास में आ गया। तो जो आपके पास में चार्ज डेंसिटी है, जितना मीटर में आपको रिक्वायरमेंट होगी आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको उतनी दूरी में उतनी लेंथ में टोटल चार्ज मिल जाता है। तो ठीक वही तो मैंने किया, इस पूरे के अंदर में लैम्डा कूलम पर मीटर फैला हुआ है, मैंने dx लेंथ का dx मीटर लेंथ का एक छोटा सा हिस्सा माना है, तो आप क्या करोगे लैम्डा इंटू में dx से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। बहुत अच्छे से आपको पता है, आई नो, लेकिन मैं रिपीट इसलिए बार बार कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएं। तो ये दो चार्जेस आ गए, Q1 ये हो गया, Q2 हमारे पास में हो गया, डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है कहां से ली गई थी, इस चार्ज से यहां तक की ली गई है, तो ये हमने मान लिया एक्स स्क्वायर। अब किसी के दिमाग में यह आया होगा जी ये a क्यों नहीं लिया, L/2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई मैं ऐसे बहुत सारे टुकड़े बनाने वाला हूं, कोई x होगा, कोई x1 होगा, कोई x2 होगा, कोई x3 होगा, तो कहीं पर भी जो लेंथ है वो यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखाएगी। तो यूनिफॉर्मिटी एक पर्टिकुलर वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हमने x को वो सारी वैल्यूज जो है प्रोवाइड कर दी है। अब तो क्या बचा इसके अंदर में, सिंपल इंटीग्रेशन रह गया। अब इस इंटीग्रेशन के अंदर में क्या करेंगे, आप यहाँ से जो इंटीग्रेट करेंगे df दैट विल बी इक्वल टू फोर्स आ जाएगा, और जो लेंथ है वो आप यहाँ से ले सकते हैं कि a लेंथ से लेके और कहां तक a प्लस में x, मतलब ये जितना भी आपके पास में आएगा, सॉरी a प्लस में l पूरी की पूरी लेंथ तक, क्योंकि हर हिस्से का मुझे यहां से भी लेना है और यहां से भी, हर पॉइंट से मुझे उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो a कौन सा हो गया, इस चार्ज के इस एंड से लेके, और a प्लस l क्या हो गया, इस पूरे चार्ज के ऊपर मैं हर पॉइंट का जो है वो कंसिडर करता हुआ आऊंगा इंटीग्रेशन के अंदर में। आप अच्छे से इसको जानते हैं। तो k ये a प्लस में l है, k इंटू में q इंटू में लैम्डा इंटू में dx डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। आप इस पूरे को सोल्व करेंगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा मैं वो लिख दे रहा हूं, वो आंसर आएगा k इंटू में q इंटू में लैम्डा 1/a माइनस 1a प्लस में l। तो ये आपके पास में जो है वो आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। तो अब देखो दोनों के अंदर में कितना वेरिएशन है। आपने जो आंसर निकाला था वो जो बिना इस छोटे से चैप्टर, इस छोटे से टॉपिक की नॉलेज के बिना, और जो अगर आपने इस टॉपिक की नॉलेज ली है कि भाई हम डायरेक्टली चार्ज को नहीं रख सकते, रीजन बीइंग कि कोई भी सेंटर ऑफ चार्ज नाम की चीज नहीं होती है, तब आपका आंसर ये बन रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है तो हम आगे की तरफ में बढ़ते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस का लेके एक बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, और ये बार बार आपको एग्जाम्स के अंदर में देखने को मिलता है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का गिवन है कि एक मेरे पास में हाफ सेमी सर्कल है, यानी कि जो सेमी सर्कल है वो आपको दिया गया है, और इसके सेंटर के ऊपर में चार्ज है वो Q दे दिया गया है, और यहाँ से ये दूरी जो है वो R है, यानी इसका रेडियस जो है वो R प्रोवाइड है, और जो चार्ज डेंसिटी इस पूरी जो रिंग है या फिर सेमी सर्कल है उसका दिया गया लैम्डा कूलम पर मीटर। तो अब आपसे पूछा गया है कि इसके सेंटर पर, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर में फाइंड नेट फोर्स ऑन सेंटर के ऊपर में आपको नेट फोर्स जो है वो बतानी है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर में, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर आपको थोड़ा सा, अगर पीछे की क्लासेस को देखा होगा, काइनेमेटिक्स वगैरह की क्लासेस को आपने देखा होगा, तो वहां पर मैंने ये सारी चीजें बड़ी खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन भी कर रखी हैं कि जब भी आपको इस तरह की रिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिलता है या सेमी सर्कल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिलता है, तो आपको करना क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके, मतलब कोई भी एक एंगल लेंगे। इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ सेंटर पर हैं,
ये एक एंगल बना रहा होगा हर पॉइंट के ऊपर में। तो मैं किसी भी एक थीटा पर जाकर, ये थीटा मैं मान लेता हूँ, ये वाला, यहां से मैं थीटा से ऊपर की तरफ में चला गया और इतने पे जाके मैं एक डी थीटा की वैल्यू को ले लेता हूँ, यानी कि यहां पर तो पहुंच गया हूं मैं। अब थोड़ा सा इसके अंदर में वेरिएशन डाल देता हूँ एंगल का, यानी हल्का सा मैं ऊपर की तरफ में मूव कर जाता हूँ, ये वाला। तो ये बन गया हमारे पास में डी थीटा, यानी कि थीटा पे जाके आपको डी थीटा लेना होता है। ठीक है, थोड़ा सा आप मूव करेंगे क्योंकि मैं हर एंगल के ऊपर में, हर चीज का, हर पॉइंट के ऊपर में, हर थीटा के ऊपर में जो इंपैक्ट पड़ रहा होगा इसके सेंटर के ऊपर में, उसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए कि थीटा पर जाकर मुझे डी थीटा की वैल्यू लेनी है, यानी कि छोटा सा कोई एंगल मुझे वेरिएशन करवाना है, बस इतनी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो और इस पॉइंट पर जाकर मैं क्या मानूंगा कि ये जो चार्ज है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर में फैली हुई है, तो ये जो चार्ज है वो मैंने डी क्यू चार्ज ले लिया। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या लिया था, ध्यान से देखना, डी एक्स लिया था, यानी कि लीनियर वेरिएशन लिया था, लेंथ के अलोंग वेरिएशन लिया था, क्योंकि जो रोड थी मेरे पास में लेंथ वाइज दी गई थी, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास में एंगुलर की फॉर्म में दी गई है, तो मुझे एंगल मानना पड़ेगा उस केस के अंदर में। तो मैंने यहाँ पर डी थीटा लिया और उस पर्टिकुलर छोटे से आर्क के ऊपर में डी क्यू चार्ज जो है वो हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। ठीक है, अब डी क्यू पर जाकर जब आपने ये पूरा का पूरा कंसिडरेशन में लिया है, तो आपको टोटल जो चार्ज डेंसिटी वो निकालनी भी आनी चाहिए। तो जो टोटल चार्ज डेंसिटी अगर मैं लीनियर वेरिएशन के थ्रू बात करता हूं, तो ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा क्यों है? क्योंकि पूरे की पूरी चार्ज डेंसिटी है, और लेंथ, इस छोटी सी आर्क की लेंथ कैसे बनती है, आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा इसको, जो रेडियस होता है इनटू में जो आपके पास में थीटा होता है, आर थीटा, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, लीनियर लेंथ ऑफ द आर्क। यानी कि जो आर्क है उसको मैं एक फीते से नापता हूँ, एक छोटा सा मैंने धागा लिया और इसके ऊपर में मैंने घुमा के उस धागे को पूरा लपेट लिया, और फिर मैं उसको लीनियरली नाप रहा हूँ, मैंने एक स्केल से नाप पा रहा हूँ मैं। तो वो जो लेंथ है वो डायरेक्टली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, यानी कि जो रेडियस है और जो आपके पास में थीटा, जिस भी एंगल के ऊपर में जाके आप लोग उसको देख रहे हैं, यानी जितना वेरिएशन उस थीटा का है वो आप अगर जानते हैं तो आराम से उसकी लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि ये लैम्डा जो है वो आपको लीनियर वेरिएशन दी गई है, क्योंकि आप यूनिट से भी समझ पा रहे हैं, कूलम पर मीटर, हर मीटर में। तो मुझे लीनियर लेंथ चाहिए, यानी कि आर्क की लेंथ चाहिए। ये जो आपको यहां पर घुमावदार दिख रहा है ना, इस आर्क की लेंथ को मैंने कैलकुलेट करना है यहां से, ये वाला इतना। तो उसके लिए मैंने आर इंटू में थीटा करना है, तो सिंपल आप कर सकते हैं, लैम्डा इंटू में आर क्या था, उसका कैपिटल आर है, और थीटा कितना है आपके पास में, डी थीटा, ये वेरिएशन आपने लिया है, तो ये डी थीटा आपके पास में मिल गया। तो टोटल चार्ज की वैल्यू जो मुझे मिल गई है डी क्यू। और फोर जब आप भी कैलकुलेट करते हैं तो आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। पूरे के पूरे कूलम्स लॉ को जब भी आप लगाओ ना, दिमाग में ये चीज सेट करके चलना कि हमें पहले कोशिश करनी है Q1 और Q2 निकालने की। अब वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा, कभी लीनियर प्रोवाइड कर देगा, कभी हेमिसर्कल प्रोवाइड कर देगा, कभी आपको पूरा स्पेरिकल टाइप में प्रोवाइड कर देगा, कभी क्यूब प्रोवाइड कर देगा, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन आपको देगा क्वेश्चन के अंदर में। लेकिन आपके कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि भाई जब भी मेरे पास में वेरिएशन पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो मुझे पहली अप्रोच Q1 और Q2 को कैलकुलेट करने की है। डायरेक्टली मैं ये नहीं कह सकता कि लैम्डा को मैंने उठा के लैम्डा इंटू में आर कर दिया, नहीं कर सकते हम, क्योंकि हर पॉइंट जो है वो इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं। और मैंने पहले भी बताया है कि जितना भी चार्ज होता है वो हमेशा, जिस भी चार्ज पर मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी होती है, तो जितना भी ऊपर चार्ज है उसके आसपास का चार्ज है वो सारा का सारा फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर में एज पर द थीटा, तो मुझे हर एंगल से उसके ऊपर में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करना होगा। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं एक एक करके ना कैलकुलेट करूं, तो मैं क्या करूंगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को कंसीडर करूंगा और फिर फाइनली एक इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेशन का आप लोग मैथ के अंदर में बखूबी तरीके से उसका जो है यूज करना जानते हैं कि क्या इसकी हमारे पास में एडवांटेज होती है। तो ये जो है पूरा का पूरा मैं एक छोटा सा डी थीटा लिया, बाद में क्या करूंगा, पूरे के पूरे को मैं क्या कर सकता हूं, इंटीग्रेट करूंगा, तो फाइनल रिजल्ट आप लोग के पास में आ जाएगा। तो अभी इसको हम सोल्व करते हैं। जो यहाँ पर फोर्स लगा है, अब ध्यान से देखना इस पॉइंट को कि ये पूरा का पूरा जो फोर्स है वो कहाँ की तरफ में जा रहा है। तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा फोर्स क्या कर रहा होगा, इसको नीचे की धकेलने की कोशिश कर रहा होगा। अब ध्यान से सुनना, थोड़ी सी वेक्टर कैलकुलेशन यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी। तो ऐसा ही हिस्सा एक यहाँ पर भी बन रहा होगा, मैं अगले पेज पे करता हूँ। जैसा यहाँ पर हमने एक हेमिस्फीयर देखा, तो एक हिस्सा मैंने यहाँ पर कंसिडर किया, यहां से, जो कि डी थीटा ऐसे बना रहा था, ठीक उसी तरह से डी थीटा भी ऐसे बनेगा।
इस वाले तरफ में। तो ये जो फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि सारा का सारा आर दूरी पर है, यानी उसका रेडियस तो आर ही है, ये एक फोर्स इधर लगा रहा होगा, ये वाला ऐसा फोर्स कहां लगा रहा होगा, इस डायरेक्शन के अंदर में लगा रहा होगा। तो ये जो डीएफ आपके पास में निकल के आया है यहां पर, तो एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है। तो ये जो फोर्स आ रही है हमारे पास में, अभी मैं आपको जो जर्नल ऑब्जर्वेशन है उसके थ्रू बताऊंगा, फिर मैथमेटिकली भी इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि बाद में आपको बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो दो फोर्सेस आ गई हैं। अब आपको पता है कि ये हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और ये जो है एक एंगल बना रही है, मान लेते हैं कि डी थीटा आपके पास में, और इधर भी क्या है, डी थीटा जो एंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा का पूरा डी थीटा एंगल बना है, तो वही नीचे की तरफ में हमने उसको कंसिडरेशन के अंदर में ले लिया। तो जो कंपोनेंट आपके पास में मिलेंगे इसके, एक फोर्स का नीचे की तरफ में मिलेगा और दूसरा फोर्स का इधर में मिलेगा। इस ठीक उसी तरह से ये वाली जो फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, दूसरा कंपोनेंट है वो नीचे की डायरेक्शन में मिलेगा। ऐसे हमारे पास फोर्स बनी हुई है, तो एक कंपोनेंट ये आ गया, एक कंपोनेंट ये आ गया। दूसरे वाले को आप कंसीडर करेंगे तो इसका कंपोनेंट एक इधर चला गया और दूसरा नीचे की तरफ में आ गया, दोनों इक्वल कंपोनेंट्स होंगे इसके। तो हो क्या रहा है, देखो अब ये जो कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट है एक दूसरे के अपोज कर रहे हैं, मतलब एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, क्योंकि हमारे पास में हमने सेम थीटा माना है, सेम दूरी पर माना है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक उसी तरह से आप दूसरे कोई ऑब्जर्वेशन लेंगे, एक यहां पर आपने कंसीडर कर लिया, एक यहां पर आपने आर्क को कंसीडर कर लिया, और ये यहां पर फोर्स लगा रही है ऐसे, ये फोर्स यहां पर लगा रही होगी ऐसे डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। तो ठीक उसी तरह उसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि ये इधर जो खींच रहे हैं या इधर जो खींच रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अब होगा क्या इससे, इससे इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जितना भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब फोर्स लग आ रही है, फोर्स हमारी लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर में, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स सारे के सारे एड ऑन होते हुए जा रहे हैं जीरो से पाई तक। तो हमें मिलेगा कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा। किस केस के अंदर में, जब मैं सेमी सर्कल की बात कर रहा हूं तो। अच्छा, अब देखो इस पॉइंट को मैं मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा रहा हूं। तो आपने जो एफ नेट इसके अंदर में कैलकुलेट किया, एफ नेट हम बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर में, तो आपने देखा कि वहां पर कंपोनेंट जा रहा है डी एफ कोस थीटा, उसका ये वाला जो था, अगर ये एफ है तो यहां पर जो आएगा डी एफ कोस, सॉरी डी एफ छोटी छोटी फोर्सेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो डी एफ कोस थीटा इधर में आया है, और जो एंगल की दूसरी तरफ में जाता है वो क्या होता है, डी एफ साइन थीटा। तो नीचे की तरफ में गया उसका साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला गया डी एफ कोस थीटा। तो दोनों केसेस में आपको सेम फोर्स मिल रही है। मैं ये जो कंपोनेंट्स मैंने कंसीडर किए हैं इक्वल दूरी पर किए हैं, ठीक है, और आर भी उनका क्या है, सेम है, रेडियस उनका सेम रहेगा, तो हमने वो सारी कैलकुलेशन इसके अंदर में कर देनी है। तो जब आप डी एफ कोस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको जो एफ नेट फोर्स मिलने वाला है, तो यहाँ पर आप वैल्यूज को पुट डाउन करें, फिर आपको पता लगेगा के इंटू में क्यू इंटू में लैम्डा जो आपने कैलकुलेट किया था, और अंदर में आ गया आपके पास में कोस थीटा इंटू में डी थीटा डिवाइड बाई आपको मिला आर। और क्योंकि कोस थीटा को आप जीरो से पाई तक करेंगे ना, क्योंकि हमारी जो हेमी सर्कल है या सेमी सर्कल है वो जीरो से पाई तक जा रही है, 180 डिग्री तक जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे हर छोटे छोटे हिस्से को लेते हुए, जीरो जीरो से लेके 1 2 3 4 अप टू 180 डिग्री एंगल तक चलेंगे। तो उससे बेटर है कि हम जीरो टू पाई उसको इंटीग्रेट कर दें। और आपको पता है कि जब ये पूरा जीरो से पाई आप इंटीग्रेट करते हैं, तो अगर आपने साइनसोइडल या फिर जो भी इस तरह की हमारी वेव बनती है, कोस थीटा वाली जो वेव बनती है, तो जो वैल्यू आएगी इसकी पूरे इंटीग्रेशन के बाद में, यानी कि 180 तक आप इसको लेके जाएंगे, तो जो ये वैल्यू देगा हमें, वो वैल्यू मिलने वाली हमें जीरो, यानी कि पूरा का पूरा जो वैल्यू है क्या हो गया, इसके अंदर में जीरो हो गया है इंटीग्रेट करने के बाद में। जो इक्वल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए, जीरो हो गए, यानी कि आपको क्या मिला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स का जीरो। लेकिन जब मैं वर्टिकल केस की बात करता हूं तो वर्टिकल में आपको कंपोनेंट क्या मिलेगा, तो यहां पर आप देखें तो वर्टिकल में आपको मिल रहा है डी एफ साइन थीटा। तो डी एफ साइन थीटा को आप कैलकुलेट करें, दैट विल बी इक्वल टू डी एफ साइन थीटा। इसको इंटीग्रेट करना आपको, तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको डी एफ की वैल्यू पुट डाउन कर देनी है, दैट विल बी इक्वल टू के इंटू में क्यू डैश इंटू में लैम्डा डिवाइड बाई आर। और इंटीग्रेशन के अंदर में जाएगा साइन डी थीटा इंटू में डी थीटा, यहाँ पर डी थीटा चला जाएगा। और जो इंटीग्रेट करेंगे हम अगेन जीरो टू पाई तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा का पूरा वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू डैश इंटू में लैम्डा डिवाइड बाई 2 इंटू में 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, देन यू विल गेट द आंसर जो आपको इसके अंदर में मिलने वाला है। सॉरी, कहीं गड़बड़ होगी क्या,
आर था नीचे, यहाँ पर आर है, आर आ गया और आपको जो आंसर मिला के इंटू में क्यू डैश इंटू में लैम्डा डिवाइड बाई आर। यानी जो सेंटर पर फोर्स लग रही है इस पर्टिकुलर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर में, तो बहुत लाइटली मत लेना इस क्वेश्चन को। आगे से सिर्फ ये चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको सेमी सर्कल मिलता है तो आपको डायरेक्टली फोर्स जो है वो ये रख देनी है जो आपको आंसर में अभी मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बोल दो या फिर आप इसको फॉर्मूला बोल दो। आपसे बोला जाए कि हेमी सर्कल है, आप एक एक चीज करने तो बैठेंगे नहीं, आपको सेंटर पर फोर्स पूछ लिया गया तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, के जो के कांस्टेंट होता है, क्यू डैश की वैल्यू रखेंगे, यानी कि यहाँ पर जो चार्ज है, अच्छा इसको मैं क्यू डैश लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, तो ये जो चार्ज मैंने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ वो क्यू डैश मैंने कंसिडर किया हुआ था, ये क्यू डैश लिख लेंगे इसको ना, इसलिए बार बार मैं क्यू डैश उसके अंदर में आ रहा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो डी क्यू वगैरह से लेके। तो इसकी वैल्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की हमारे पास में 0 आ गई है। वर्टिकल कंपोनेंट था उसकी वैल्यू जो है वो k इंटू में क्यू डैश इंटू में लैम्डा, यानी कि जो उसकी चार्ज डेंसिटी है वो डिवाइड बाय उसका रेडियस है। ये आप एक शॉर्ट ट्रिक की तरह भी यूज कर सकते हैं, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर में। अब इसमें क्या वेरिएशन और डाल सकता है एग्जामिनर। अभी तक हमने पूरे रिंग के बारे में बात करी, मैं इसके अंदर में 2 तरह के क्वेश्चन और बना सकता हूं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि 0 से π/4 तक की बताओ आप, मतलब ऐसा छोटा सा रिंग मैंने दे दिया है, ये वाला आप खुद करेंगे इसको सोल्व, और यहां पर आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है, क्यू डैश मान लेते हैं और ये आ रहा है आपके पास। तरीका वही रहेगा, डी थीटा पे जाके, सॉरी थीटा पे जाके डी थीटा आपको कंसिडरेशन में लेना है। फिर दूसरा मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता हूं कि 0 से π/4, सॉरी π/2, ये अच्छा ये फिगर इसकी π/4 की 2 की है, π/4 की यहाँ कहीं छोटी सी एक आर्क बनेगी इसकी, 45 डिग्री होगा ना, बना लेना इसको भाई जैसा भी आपको लगे। बस सिर्फ चेंज क्या होगा आगे के क्वेश्चंस के अंदर में कि ये जो इंटीग्रेशन की आपकी रेंज है ना, वो 0 से पाई जो हम लेके जा रहे थे वो π/2 हो जाएगी, π/4 हो जाएगी। बस थोड़ा सा आपको साइन थीटा और इनका इंटीग्रेशन आना चाहिए, उनकी वैल्यूज का पता होना चाहिए आप लोगों को, सारा का सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये थे आपके इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जब आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस मिलते हैं तो ये 2 तरीके आपको यूज करने आने चाहिए और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इन्हीं से सोल्व हो जाएंगे। बस दिमाग में सेट क्या करना है आपको कि कूलम्ब्स लॉ जब भी आएगा तो मेरी पहली अप्रोच Q1 और Q2 को कैलकुलेट करने की होगी। जब भी रिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज आएगा तो मैं डायरेक्टली Q1 Q2 को नहीं रख सकता हूं, क्योंकि सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, तो मुझे इंटीग्रेशन का यूज करना आना चाहिए। और इंटीग्रेशन के लिए मुझे एक ट्रिक, एक जो है क्लू हमेशा क्वेश्चन देगा और वो प्रोवाइड करता है ये, उसकी चार्ज डेंसिटी लीनियर आ रही है, कोई लेंथ वाइज आ रहा है, यानी कि एक रोड आपके पास में है तो x डिस्टेंस पर जाकर dx ले लेंगे आप। कोई एंगुलर फॉर्म के अंदर में रिंग आपको मिल रही है या स्पीयर हेमिस्फीयर आपको मिल रहा है, सेमी सर्कल मिल रहा है आपको, हेमी सर्कल मिल रहा है, तो उसके इसके अंदर में आप क्या करेंगे, थीटा पर जाकर डी थीटा लेंगे और इंटीग्रेशन आप कंप्लीट जहां तक भी आपसे पूछा गया, चाहे π/2 तक का पूछा गया हो, चाहे आपसे π/4 पूछा गया हो या π/2 पाई तक पूछा गया हो, सारा का सारा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ी सी इंटीग्रेशन की आपको इसके अंदर में नॉलेज होनी चाहिए। अगर इतना कर लेंगे तो आप ये माने कि आपके एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अपने बेसिक्स को क्लियर करो, मैं बार बार कहता हूं कि फिजिक्स लाखों न्यूमेरिकल्स, हजारों न्यूमेरिकल्स करने से नहीं आती है, फिजिक्स आती है कंसेप्ट को समझने से। आपको कंसेप्ट क्लियर है, चाहे एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन बना के दे दे, डेफिनेटली यू विल सॉल्व दैट। ओके, चलिए अब आगे हम बात करते हैं बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चंस। बहुत क्वेश्चन इसके अंदर में बनते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे जब कोई सिस्टम हमारे पास में इक्विलिब्रियम पे होता है। तो कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फोटोनिक्स को और करें अपने DGT NPGT फिजिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।